नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आपके आगामी ग्रुप सी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में जो रिवीजन क्लासेज और टेस्ट सीरीजें चल रही है दोस्तों, जिसका शेड्यूल मैंने आपको दिया था। आपका यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को होती है उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास, और उत्तराखंड यूके जी के टेस्ट जो पहले से चला आ रहे थे उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही वेनेसडे थर्सडे को हमने देखा हिंदी की रिवीजन क्लासेस, साथ ही हिंदी का जो टेस्ट सीरीज हमारी चलती थी पहले उसी को आगे ले जा रहे हैं। और साथ ही फ्राइडे सैटरडे को आपको मिलेगी जीएस की रिवीजन क्लास, साथ ही जीएस के टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके जीएस के टेस्ट आपको मिले। रिवीजन क्लास जीएस की अभी शुरू नहीं हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी क्लासेस का रिवीजन कराऊंगा। हालांकि टेस्ट सीरीज जो है वो सभी विषयों की चलते रहेंगी, यूके जीके, सामान्य हिंदी और जीएस करंट अफेयर की। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को तो आप फॉलो करना ही, बाकी रिवीजन क्लास अभी फॉलो करो। उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी की, जल्दी ही जीएस की, कंप्यूटर वगैरह की भी आपके लिए मैं क्लास उपलब्ध करा दूंगा। और बाकी संडे को हम देखते हैं कुछ वरियस टॉपिक, जिसमें करंट अफेयर या अन्य कोई महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। ठीक है, जैसा भी समय होगा मुझको, मैं तो आपको कुछ ना कुछ उपलब्ध कराऊंगा। नहीं होगा तो संडे को छुट्टी रहेगी, बस ये समझ लीजिए आप। चलिए, तो शुरुआत करेंगे आज। उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास 2 देखेंगे। पहले भाग में हमने उत्तराखंड रिवीजन क्लास 1 देखी थी, और उसमें हमने उत्तराखंड इतिहास के जो साक्ष्य हैं, उत्तराखंड इतिहास को जानने के जो साक्ष्य हैं उनको डिस्कस किया था। जैसे मैं बात करूं, उत्तराखंड का जो इतिहास जानने के स्रोत हैं उसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत हमने पार्ट 1 में देख लिए थे कि किस प्रकार से उत्तराखंड का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, स्कंद पुराण में है, बौद्ध ग्रंथों में, पुराणों में है। उसके अलावा अष्टाध्यायी, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, हर्षचरित, तो बहुत सी ऐसी किताबें और अन्य जगहों पर उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। और आज हम केवल जो साहित्यिक रचनाएं थी, अधार्मिक जो साहित्यिक रचनाएं थी, उनमें उत्तराखंड के उल्लेख के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में देखेंगे कि उत्तराखंड के साक्ष्य हमको पुरातात्विक स्रोत के रूप में भी मिलते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत होते क्या हैं? तो पुरातात्विक जो साक्ष्य या स्रोत हैं, इसमें आपकी बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपका इसमें शैल चित्र आ जाते हैं, शैल चित्र वगैरह मिलना। ठीक है, शैल चित्र के अलावा इसमें कप मार्क्स आ जाते हैं। कप मार्क्स क्या होता है? देखिए, जो ओखली होती है ना हमारे घर में, तो ओखली के आकार का ही यहाँ पे होता है वो कप मार्क्स, बड़े पत्थर में, मतलब ओखली जैसा ही बनाया होगा, तो उसको कप मार्क्स कहा जाता है। उसके अलावा कहीं से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त होती हैं, कहीं से सोने का मुखौटा प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उसके बाद ऐतिहासिक काल के भी देखेंगे, जिसमें कालसी का अभिलेख है, लाखा मंडल है। तो बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उत्तराखंड में जो हमारा पुरातात्विक साक्ष्यों की शुरुआत होती है, सबसे पहले जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किया था वो 1856 में प्राप्त किया था। किसने? हेनवुड नामक एक पुरातत्व शास्त्री ने। तो हेनवुड ने 1856 में देवीधुरा, देवीधुरा कहाँ है तो आपको पता ही है, देवीधुरा है आपका चंपावत में। तो देवीधुरा से आपका हेनवुड ने सबसे पहले क्या प्राप्त किए थे? तो इसने यहाँ पे कप मार्क्स खोजे थे सबसे पहले, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कप मार्क्स। ठीक है, आप इसको गूगल पे सर्च करके देख लेना कप मार्क्स क्या होते हैं। कप मार्क्स जैसे बड़ा बड़ा पत्थर हैं, शिलाएं हैं, उनमें जो ओखल जैसी आकृति बनी होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड में पुरातात्विक साक्ष्य ढूंढा था 1856 में हेनवुड नामक व्यक्ति ने। कहां से? चंपावत के देवीधुरा से। इसके बाद देखिए 1877 में रिवेट कारनाक नामक व्यक्ति ने द्वाराहाट के कुछ शैल चित्रों की खोज की थी। तो द्वाराहाट में जब आप जाएंगे तो वहां पर चंद्रेश्वर एक मंदिर है। तो चंद्रेश्वर मंदिर में आपका, चंद्रेश्वर मंदिर के आसपास रिवेट कारनाक ने शैल चित्रों की खोज की थी। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ मेन सोर्सेज हो गए जहां से आपका पता चलता है उत्तराखंड के पुरातात्विक साक्ष्य। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा इसमें जब हमारी खोज होती है लाखू उडियार की। लाखू उडियार की खोज हुई थी भैया आपका 1968 में एमपी जोशी के द्वारा। ठीक है, लाखू जोशी जो लाखू उडियार है, ये आपका स्थित है बाड़े छिना नामक प्लेस में। ठीक है, बाड़े छिना जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? यूके 01 यानी कि अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा। तो यहाँ पर बाड़े छिना में स्थित है लाखू उडियार। उडियार का मतलब होता है कुमाऊनी भाषा में गुफा। उत्तराखंड में गुफा के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसको उडियार कहा जाता है। तो यहाँ पर एक पत्थर है बड़ा सा, मैंने एक वीडियो भी दिया चैनल पे, आप सर्च करके देख लेना, लाइव वीडियो है, लाखू उडियार कैसा दिखता है। लाखू उडियार जो है सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है, सुयाल नदी के तट पे है, आपको याद रखना है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ से मानव आकृतियां, पशु पक्षियों के शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र मतलब इस उडियार की जो दीवारें हैं, पत्थर की दीवारें, उसमें आपके चित्र बने हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत सालों पुराने चित्र हैं, ध्यान रखेंगे। और कुछ विद्वान इनको मानते हैं कि जो हमारे भारतीय इतिहास में भीम बेटिका की गुफाएं हैं, भीम बेटिका के जो शैल चित्र हैं वहां के समान इनको माना जाता है। इसमें मानव आकृतियों को नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है।
ध्यान रखेंगे। ठीक है, लाखो उडियार सबसे बोल सकते हैं कि सबसे सर्वोत्तम एक शिलाश्रय है जहां पर हमको साक्ष्य मिलते हैं आपके पुरातात्विक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। जितने की पॉइंट थे लाखो उडियार से ये मैंने क्लियर कर दिया आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका अगला जो प्लेस है फड़कानौली और पेटसाल। फड़कानौली और पेटसाल की मैं बात करूं, फड़कानौली की जो खोज हुई थी 1985 में हुई थी, और पेटसाल की जो खोज की थी वो 1989 में की थी। किसने की थी? यशोधर मठपाल जी ने। ठीक है, यशोधर मठपाल जी जिनको हम चित्रकला के लिए जानते हैं, और भीमताल में जगह अगर आप जाएंगे तो इनका लोक संस्कृति संग्रहालय भी है। ठीक है, तो लोक संस्कृति संग्रहालय के फाउंडर हैं यशोधर मठपाल जी। इन्होंने ही फड़कानौली और पेटसाल नामक हमारे पुरातात्विक स्थल ढूंढे थे। अब फड़कानौली की मैं बात करता हूं तो ये आपका यहाँ पर देखिए इसका जो शैल चित्र की जो छत है वो नाक के फन की तरह दिखती है। इसमें लगभग 20 चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी सुयाल नदी के आसपास पाड़े छिना के आसपास स्थित है। और पेटसाल की मैं बात करूं तो पेटसाल जो है भैया आपका ये कफरकोट एक गांव है आपका, वहां पे बाड़े छिना में वहां स्थित है। यहाँ पर नृत्य करते हुए मानवों की आकृति प्राप्त होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा शैल चित्र मिलता है फलसीमा से मिलते हैं। फलसीमा वाले जो शैल चित्र मिलते हैं इसमें आपका योग मुद्रा में मानव मिलता है, योग करता हुआ मानव, या आप बोल सकते हैं कि इसको नृत्य मुद्रा का मानव इसमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नृत्य मुद्रा और योग मुद्रा का मानव कहां से मिलता है? फल सीमा से मिलता है। इसके बाद बात करें भाई ल्वेथाप की, तो ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ पर मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है शैल चित्रों में। जो शैल चित्र हैं उसमें मानव शिकार करते हुए दिखाया गया है और हाथों में हाथ डालकर डांस करते हुए भी दिखाया गया है। इसके बाद देखिए कसार देवी जो कि मंदिर भी है अल्मोड़ा में, कसार देवी के आसपास यहाँ पे 14 नर्तकों के समूह का एक शैल चित्र मिलता है। ठीक है, 14 नर्तक हैं डांस करते हुए उसमें, और कसार देवी जो मंदिर है कश्यप पर्वत पे स्थित है। ठीक है, इसके बाद अन्य भी प्लेस है जैसे कि धनगल नामक एक प्लेस है। धनगल की खोज भी भैया आपका एमपी जोशी ने की थी, जिन्होंने लाखों उडियार ढूंढा था। धनगल की जो खोज हुई थी 1998 में हुई थी, 1998 में एमपी जोशी ने इस स्थल को भी ढूंढा था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चित्रित मृद भांड भी मिलते हैं, यानी कि मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के कुछ बर्तन वगैरह। मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन, यानी कि पॉटरी जो होती है वो मिली हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगला प्लेस है रामगंगा घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगंगा घाटी से यशोधर मठपाल जी ने ही बहुत से आपका पाषाण कालीन सवागार, जो ओखली कप मार्क्स थे, जो अभी ऊपर बात की हेनवुड ने भी खोजे थे, वही कप मार्क्स आपके रामगंगा घाटी से भी प्राप्त किए यशोधर मठपाल जी ने। इसके अलावा नैनी पातल की मैं बात करता हूँ, देखिए पिथौरागढ़ जनपद में आप जब जाते हैं तो थोड़ा आगे उसके आगे नैनी पातल है। 1999 में नैनी पातल के इन ताम्र मानव आकृतियों की प्राप्ति होती है। 5 ताम्र मानव आकृतियां नैनी पातल से प्राप्त होती हैं। इसके बाद देखिए भाई और भी प्लेस है, कालामाटी नामक ऐतिहासिक प्लेस है जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। यहाँ से भी हमको कुछ साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा नौला ग्राम है, बनकोट है। देखिए बनकोट जो प्लेस है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बनकोट से भी हमको आपका साक्ष्य मिलते हैं पुरातात्विक। ठीक है, और बनकोट से आपका 8 बनकोट से क्या मिलता है हमको? 8 ताम्र की मानव आकृतियां मिलती हैं। 8 ताम्र की मानव आकृतियां मिलती हैं। उसके अलावा भैया आपका देवीधुरा मैं आपको बता ही चुका हूँ, हेनवुड ने खोज की थी, यहाँ से कप मार्क्स वगैरह मिलते हैं। और भी बहुत से प्लेस हैं जैसे कि नौला ग्राम है। नौला ग्राम से 73 कप मार्क्स मिले जो कि यशोधर मठपाल जी ने खोजे थे। 73 कप मार्क्स के यहाँ पे साक्ष्य मिले। और इसके अलावा कुछ और प्लेस हैं जैसे कि मैं आपका बोलूँ, मुनिया की ढाई है द्वारा 8 में, यहाँ से भी कुछ चीजें मिली हमारी। हथवाल घोड़ा है अल्मोड़ा में एक प्लेस, वहां से भी मिला। खेखड़ नामक एक प्लेस है, खेखड़, तो खेखड़ नामक जगह से भी हमको 1982 में मृद भांड प्राप्त हुई प्रागैतिहासिक काल के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चंद्रेश्वर मंदिर भी इसमें रह गया। आई थिंक चंद्रेश्वर मंदिर जो मैंने द्वारा 8 आपको बताया, तो वहां पर चंद्रेश्वर मंदिर जो है, ऊपर जाते हैं थोड़ा। ठीक है, द्वारा हाट में जब हमारी रिबेट कारनाक ने खोज की थी तो इसने भैया यहाँ पे प्राप्त किया था आपका कप मार्क्स वगैरह। ठीक है, कप मार्क्स इसको भी प्राप्त हुए थे रिबेट कारनाक को। चंद्रेश्वर मंदिर जो है हमारा ये द्वारा 8 में स्थित है, और यहाँ पर देखिए आपके महास्म संस्कृति से संबंधित कप मार्क्स हैं। ठीक है, कौन सी संस्कृति से क्वेश्चन आएगा तो महास्म संस्कृति से रिलेटेड ये कप मार्क्स थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और द्वारा 8 को कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से मंदिर हैं। तो ये भैया हमारे कुछ जो प्रागैतिहासिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य थे। मोस्टली इसमें आपको शैल चित्र मिलेंगे, उसके अलावा कुछ मृद भांड मिलेंगे और कप मार्क्स मिलेंगे। तो ये उत्तराखंड के कहाँ से प्राप्त हुई है? कुमाऊं रीजन में, ये आपने देख लिया। इसके बाद जब हम गढ़वाल क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र से भी हमको बहुत सी चीजें मिलती हैं प्रागैतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें सबसे पहला देखिए ग्वारखिया उडियाल। ग्वारखिया उडियाल की मैं बात करता हूँ तो चमोली में 1993 में इसकी खोज की थी राकेश भट्ट जी ने।
ये शैल चित्र डुंगरी गांव में, डुंगरी गांव आप जानते होंगे चमोली का, वही डुंगरी गांव सलूर डुंगरा आपने सुना होगा ना, जो रम्माने के लिए भी फेमस है। तो डुंगरी गांव है, अलकनंदा के तट पे स्थित है ये। ठीक है, अलकनंदा कई बार आयोग इसमें नदी भी पूछ लेता है। लाखों उड़ियार सुयाल नदी के तट पर है और ये आपका अलकनंदा के तट पर है। यहाँ पर राकेश भटजी ने खोज की थी। बोला जाता है कि गोरखाओं ने यहाँ पे कुछ लूट का माल छिपाया था, इसलिए उड़ियार या गुफा का नाम गोरखिया उड़ियार पड़ गया। यहाँ पर बहुत सी चीजें मिली है, जैसे कि आपका शैल चित्र मिले, इसमें मानवों की आकृतियां हैं, पशुओं की आकृतियां हैं। ठीक है, और भी इसमें मानव है, भेड़ है, बारहसिंगा, लोमड़ी के भी इसमें चित्र वगैरह मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। चित्रकला की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड के सबसे अच्छे चित्र, जो मतलब फिनिशिंग के हिसाब से मैं बोलूँ, सबसे अच्छे चित्र यहीं पे देखने को मिलते हैं। खासकर जो पशुचारक संबंधी चित्र हैं, यहाँ पे पशुचारकों से रिलेटेड चित्र आपको ज्यादा मिलेंगे गोरखिया उड़ियार में। इसके बाद चमोली का ही किमनी गांव है भाई, और मलारी है। देखिए, किमनी गांव की मैं बात करूं तो ये थराली के समीप है, पिंडर नदी के किनारे। यहाँ से जो हमारे सफेद रंग के चित्र मिले भाई, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सफेद रंग के चित्र कहाँ से मिले हैं, तो सफेद रंग के धूसर चित्र मिलते हैं हमको किमनी गांव से। मलारी जो है इंपोर्टेंट है, 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी, जिनको चारंग भी कहा जाता है, तो चारंग जी ने मलारी वाले हमारे खोज की थी। और यहाँ पर देखिए गढ़वाल विश्वविद्यालय ने भी इसका खनन कार्य शुरू किया था, उत्खनन यहाँ से शुरू हुआ था। और यहीं पे दोस्तों आपको एक हमको मुखौटा मिलता है सोने का, जो कि 5.2 किलो का सोने का मुखौटा था भाई। कितना इंपोर्टेंट हो गया, देखिए 5.2 kg का सोने का, गोल्ड का, प्योर गोल्ड का मुखौटा मिला यहाँ पे। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय को कब मिला, 2002 में। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो टीम गई होगी पुरातात्विक वाली, उन्होंने इसको खोजा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मलारी गांव से बहुत से लौह फलक भी मिलते हैं, यानी कि लोहे के उपकरण मिलते हैं, लौह फलक मिलते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा देखिए आपका इसमें और भी अन्य चीजें हैं, जैसे कि एक पशु भी मिला है यहाँ पे। बोला था कि हिमालयी जुबू पशु का था वो। ठीक है, जुबू जो पशु होता है, जीबू, हिमालय जीबू याक की तरह होता है ना, वो आपका मलारी वगैरह से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लोहे का एक जार भी मिला हुआ है मलारी गांव से। तो मलारी से बहुत सी चीजें मिली है, पुरातात्विक साक्ष्य जो सामान होता है ना, सामान ज्यादा मिला है यहाँ पे, नरकंकाल भी मिला है यहाँ पे। ठीक है, और याद रखना आपको, सोने का जो मुखौटा है 5.2 किलो का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पशुओं के शिकार के लिए भी कुछ लोहे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पशुओं का जो शिकार होता होगा ना उसमें, तो जो उपकरण बनाए गए थे लोहे से या अन्य चीजों से, तो वो यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं मलारी गांव से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किमनी गांव और मलारी गांव, गोरखिया उड़ियार, ये सभी आपका चमोली में स्थित हैं। इसके बाद देखिए हमारा, हम बढ़ते हैं जब हरिद्वार की तरफ, तो हरिद्वार से भी हमको मिलते हैं भैया कुछ पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें बहदराबाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1951 में यहाँ पर खोज की थी किसने, आपकी यज्ञदत्त शर्मा ने। 1953 में उत्खनन किया गया था यहाँ का। उत्खनन का मतलब होता है खोदना उस जगह को, जो जगह लगती है कि यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलेंगे, उसको जब खोदा जाता है, उसकी खुदाई होती है, तो उसको उत्खनन कहा जाता है। यहाँ से बहुत ज्यादा हमारे ताम्र उपकरण मिले बहदराबाद से, ताम्र के मतलब जो कॉपर होता है उसके सामान, और साथ ही मृद भांड, जो मैं आपको बता चुका हूँ, पॉटरी। ठीक है, यानी कि मिट्टी के बर्तन। मृद भांड शब्द जहाँ पे आएगा आपको लगाना है अनुमान कि ये मिट्टी के बर्तनों की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया बहदराबाद। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थापली गांव, तो थापली गांव हमारा 1982-83 में यहाँ पे केपी नौटियाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी, उत्खनन किया गया था 1982-83 में। थापली गांव से भी हमको मिलते हैं धूसर बर्तन मिट्टी के। ठीक है, धूसर, गेरुए रंग, धूसर का मतलब है गेरुए रंग के बर्तन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ प्लेटें हैं, कटोरियां वगैरह प्राप्त होती हैं। इसके अलावा थापली से तांबे की चूड़ियां मिलती हैं, और पकी हुई मिट्टी की चिड़ियां भी मिली है यहाँ से। ठीक है, मिट्टी की चिड़ियां, जो खिलौने होते हैं ना, चिड़िया टाइप की, यहाँ से प्राप्त हुई है थापली गांव से। और धान की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये थापली गांव से मिलते हैं। ठीक है, अगला जो प्लेस है रंगलीहाट, 1977 में ही केपी नौटियाल जी ने इसका भी उत्खनन किया था, और ये भी अलकनंदा के तट पर है दोस्तों, श्रीनगर के समीप है रंगलीहाट नामक प्लेस। रंगलीहाट से हमको प्राप्त हुए भैया ब्रिक्स, यानी कि ईंटें। ठीक है, ईंटें प्राप्त हुई यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईंटें प्राप्त हुई। इसके अलावा कुछ अस्त्र शस्त्र, और यहाँ से भी मिलता है मृद भांड। ठीक है, मृद भांड बहुत जगह से मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन, जिससे पता चलता है कि इस काल में यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता रही होगी। ठीक है, और कुछ मछली मारने के उपकरण भी मिले हमारे रंगलीहाट से। अब अलकनंदा नदी का इतिहास तो बहुत पुराना है, पौराणिक काल से है, तो अलकनंदा में शिकार करने जाते होंगे लोग, और उसमें अपने इंस्ट्रूमेंट बनाए होंगे इन्होंने। ठीक है, चलिए इसके बाद जब हम उत्तरकाशी की तरफ जाते हैं, तो उत्तरकाशी के पुरोला से, पुरोला देखिए यमुना की एक सहायक नदी है कमल नदी, तो कमल नदी के बाएं किनारे पे स्थित है पुरोला। और पुरोला से हमको काले रंग का एक आलेख प्राप्त होता है, शंखलिपि में यह आलेख दिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जिन्होंने पहली बार उत्तराखंड पढ़ रहे हैं वो लोग नोट्स बनाए,
ठीक है, और जो रिवीजन कर रहे हैं वो भी अच्छे से देख ले भाई। यहाँ से आपको पुरोला से और भी चीजें मिलती है, जैसे कि इष्टिका वेदिका भी मिलती है यहाँ पे। वेदिका मतलब वही आपकी जो वेदी होती है ना, पूजा वगैरह में प्रयोग की जाती है और ईंट वगैरह से बनी होती है, इस टाइप की होती है वो। उसके अलावा देखिए पुरोला से हमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, घोड़े की हड्डियां कहाँ पे प्राप्त होते हैं, तो ये पुरोला से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, पुरातात्विक। इसके अलावा काले रंग के, लाल रंग के भाई मिट्टी के बर्तन हो गए, खिलौने वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ना बहुत से हमारे लोहे के फरसे भी प्राप्त हुए हैं पुरोला में, और हड्डियों के बहुत मतलब जो जानवर है, जानवरों की बहुत सी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो इससे ये लगाते हैं इतिहासकार की जानवरों की हड्डियां ज्यादा मिली है पुरोला में, तो हो सकता है कि यहाँ पे पशुओं की बलि बहुत ज्यादा संख्या में दी जाती होगी। इसके बाद उत्तरकाशी का होटली है भाई, यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ये शैल चित्र नीले रंग में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ग्वारखिया उड्यार हो गया, लाखू उड्यार हो गया, यहाँ के जो शैल चित्र हैं ये कत्थई रंग के, कत्था जो होता है ना पान खा के, लगभग लाल रंग का, तो उस रंग के मिले हैं। सफेद धूसर चित्र में आपको बता चुका अभी, सफेद धूसर चित्र हमको प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो ये हमने बात की है कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये आपके हुए थे कहाँ से हुए थे, ल्वेथाप से हुए थे ना, तो सफेद धूसर धूसर रंग के। और जो हमारा अगला जो प्लेस है, जैसे कि बात की मैंने अभी ग्वारखिया उड्यार, ग्वारखिया उड्यार से भी कत्थई रंग के हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, कत्थई रंग के। और किमनी गांव से भी हमको सफेद रंग के चित्रित हथियार प्राप्त होते हैं। बाकी यहाँ पर जो हुडली प्लेस है, एकमात्र प्लेस है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक कालीन जहां से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारे भैया हो गए आपके जो पुरातात्विक साक्ष्यों में हमने देखा, पुरातात्विक जो स्रोत हैं ये प्रागैतिहासिक काल के अवशेष हैं। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों में हमको कुछ ऐतिहासिक काल के स्रोत भी प्राप्त होते हैं, जिससे उत्तराखंड के संदर्भ में पुष्टि होती है कि उत्तराखंड में बहुत पहले से ही मानव सभ्यता चली आ रही थी। ठीक है, जो सामान वगैरह हमको मिलते हैं। यहीं पे मैं बात करूँ कुछ ऐसे प्लेस हैं इसमें, जैसे कि कुछ और भी प्लेस है। थडुंगा यहाँ पे एक प्लेस लिखा गया, देखिए थडुंगा से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और ये थडुंगा प्लेस भी आपका कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं ऐतिहासिक काल के, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐतिहासिक काल के। प्रागैतिहासिक काल के तो हमने देख लिए भाई, अब ऐतिहासिक काल के हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला नाम जो आ जाता है कालसी का आ जाता है भाई। देखिए कालसी अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। कालसी अभिलेख की खोज हुई थी 1860 में, जॉन फॉरेस्टर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और ये आपका देहरादून में स्थित है। कालसी जो स्थित अभी वर्तमान में देहरादून में स्थित है। कालसी का शिलालेख आज भी यहाँ पे विद्यमान है, आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो हमारे चैनल पे वीडियो है, सर्च कर लेना, कालसी जो अभिलेख है बाय देवभूमि करियर पॉइंट दिखा देगा। इसमें देखिए कालसी अभिलेख में आपका जो शिलालेख प्राप्त होता है ना, ये सम्राट अशोक का शिलालेख है। ठीक है, सम्राट अशोक का ये शिलालेख है, ध्यान रखेंगे। और इस शिलालेख की जो भाषा है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया शिलालेख है, और इसकी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है, जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हमेशा, कौन सी लिपि है कौन सी भाषा है। प्राकृत लिपि है और ब्राह्मी भाषा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कालसी को बहुत से पुराने नाम भी दिए इतिहासकार ने, जैसे कि कालसी का जो फेमस प्राचीन नाम था वो था कालकूट। ठीक है, कालकूट कहा जाता था, युगसैल भी कहा जाता था। ठीक है, और वेनसांग जो चीनी यात्री आया था, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया, इसने कालसी को शुद्ध नगर भी कहा था। कालसी का नाम क्या दिया था वेनसांग ने, शुद्ध नगर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अशोक का शिलालेख यहाँ से मिलता है, और अशोक के शिलालेख में भैया आपका हाथी का चित्र हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो शिलालेख है बीच में इसमें हाथी का चित्र है, क्वेश्चन बन सकता है कभी किसका चित्र है, तो हाथी का चित्र देखने को मिलता है। कालसी अभिलेख में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी है इसमें। 5 यवन राजा, ग्रीक जो राजा हैं उनका उल्लेख भी है इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस लेख के अंत में अगर हम देखेंगे तो इसमें बोला जाता है कि 5 यवन राजाओं का भी उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन एक और बन सकता है कि कालसी जो अभिलेख है ना ये कहाँ पे स्थित है। ये आपका कालसी अभिलेख जो है यहाँ पे एक नदी बहती है छोटी सी, अमलाब नदी। ठीक है, अमलाड़ या अमलाब कहा जाता है, अमलाब गाड़, जो कि यमुना में मिल जाती है, तो इसके किनारे स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला लाखा मंडल जो प्लेस है, लाखा मंडल भी जो प्लेस है भाई ये भी देहरादून में स्थित है, लाखा मंडल। ठीक है, अब लाखा मंडल से हमें भाई क्या मिलता है, तो लाखा मंडल से ये आपका यमुना पर रिखनाड़ और यमुना की एक नदी है मोदरगाड़, उनके संगम पर स्थित है। ठीक है, लाखा मंडल कहाँ पे स्थित है, तो रिखनाड़ और मोदरगाड़ इनके संगम पर स्थित है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाखा मंडल ऐतिहासिक प्लेस है,
और यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज जो लाखा मंडल से मेरे को लगता है वो सबसे मेन चीज है जो प्राप्त हुई, ये आपका लाखा मंडल से प्राप्त होती है। यदु राजवंश की राजकुमारी है ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा का यहाँ पे से अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त होता है। इससे ये भी पुष्टि होती है कि किसी न किसी समय यमुना घाटी में यादवों का भी प्रभुत्व रहा होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक संस्कृत भाषा का लेख भी प्राप्त हुआ है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और गुप्त काल की कुछ मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, गुप्त काल से पहले की, गुप्त काल से पूर्व की मूर्तियां भी हमको लाखा मंडल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखना है। और लाखा मंडल को भैया आपको, लाखा मंडल का जो अन्य नाम है, इसको सिंहपुर भी बोला गया है बहुत जगह पर। लाखा मंडल को सिंहपुर के नाम से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा पुरातात्विक साक्ष्य है ऐतिहासिक काल का, वो है आपका त्रिशूल अभिलेख। तो त्रिशूल अभिलेख हमको मिलता है गोपेश्वर से। गोपेश्वर अगर आप गए तो गोपेश्वर में आपने देखा होगा बहुत ऐतिहासिक एक मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर। ठीक है, गोपीनाथ मंदिर को रुद्र महालय मंदिर भी कहा जाता है। और इसके अलावा बाड़ाहाट जो हमारा है उत्तरकाशी में, शक्ति मंदिर, तो बाड़ाहाट मंदिर, ठीक है, बाड़ाहाट यानी कि उत्तरकाशी, और गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर से हमको त्रिशूल लेख प्राप्त होते हैं। इस त्रिशूल लेख में सबसे पहले तो प्राचीन एक राजवंश चला था, नागवंश। नागवंश के राजाओं का इसमें उल्लेख है। उसके अलावा इसमें अशोक चल्ल जो कि नेपाल का राजा था, अशोक चल्ल का इसमें नाम आपको देखने को मिलेगा त्रिशूल अभिलेख में। उसके अलावा इसमें एक और हमारा नाम आपको देखने को मिलता है जो कि गुहनाग है, नागवंश का राजा। ठीक है, गुहनाग, गुहनाग का यहाँ पे उल्लेख है, जो कि हाल में आयोग ने क्वेश्चन भी बनाया था, ध्यान रखेंगे। गुहनाग और विशुनाग दोनों का ही उल्लेख यहाँ पर अभिलेख में प्राप्त होता है। ठीक है, त्रिशूल लेख में प्राप्त होता है। त्रिशूल जो अभिलेख है, त्रिशूल लेख जो है ये शंख लिपि में, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में किस लिपि में है, तो शंख लिपि में लिखा गया है। ठीक है, बाकी अन्य क्लास जो आगे आएंगे उसमें आप जानेंगे। अल्मोड़ा के कुलिंद सिक्के जो अगला है भाई जानने का स्रोत, ऐतिहासिक काल के स्रोत है। अल्मोड़ा के कुलिंद सिक्के जो है ये हमारा जो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश था, कुलिंद वंश। ठीक है, तो कुलिंद वंश से संबंधित है ये सिक्के, और इसमें लगभग 15 सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें। ठीक है, अल्मोड़ा और बागेश्वर से लगभग 1979 की बात है, यहाँ से आपको कत्यूर कालीन और कुलिंद कालीन 15 सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों पर कुछ नाम मिलते हैं जैसे कि शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मार्गभूति। ध्यान रखेंगे, बोला जाता है कि ये हिमालय क्षेत्र की पहली मुद्रा थी जो कि ढाली गई थी टकसाल में। टकसाल होता है मतलब जहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं, हिमालय क्षेत्र की पहली मुद्रा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी ये वर्तमान में अल्मोड़ा को जो राजकीय संग्रहालय है वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये सिक्के। ठीक है, तो कुलिंद सिक्के भी हमारे स्रोत हैं। इसके अलावा देखिए अन्य प्लेस है मोर ध्वज। मोर ध्वज जो आपका है भाई, इसका उत्खनन हुआ था 1979-81 के बीच में। इसको गढ़वाल विश्वविद्यालय ने उत्खनन किया था मोर ध्वज का, और मोर ध्वज से हमें बहुत सी मणि मुद्राएं प्राप्त हुई, और बुद्ध की एक योगासन मुद्रा में हमको प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रभुत्व रहा होगा इसका मतलब मोर ध्वज में। यहाँ पर बुद्ध की हमको एक प्रतिमा प्राप्त होती है। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा कैसी, योगासन मुद्रा में, योग करते हुए मुद्रा में। ठीक है, तो ये मोर ध्वज से हमको प्राप्त हुई, ध्यान रखेंगे। इसके बाद वीरभद्र की बात करते हैं ऋषिकेश में, तो यहाँ से भी हमको ऐतिहासिक काल के कुछ मृत भांड मिलते हैं, और कुछ सिक्के वगैरह कुषाणकालीन प्राप्त हुए हैं। बागेश्वर से भी हमको कुछ चीजें मिलती हैं भाई, बागेश्वर से भी हमको कुछ, जैसे कि मैं बात करूं, कत्यूरी काल के राजा बसंत देव थे, खरपर देव थे, तो इन राजवंशों से संबंधित कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं बागेश्वर से। पलेठी का जो सूर्य मंदिर है बहुत फेमस है, पलेठी सूर्य मंदिर। तो इस पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, बोला जाता है कि कल्याण वर्मन ने। ठीक है, कल्याण वर्मन ने, कल्याण वर्मन, ठीक है, कल्याण वर्मन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ शिलालेख मिलते हैं जिसमें नरपति वर्मन का नाम भी मिलता है, और अन्य यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हरिद्वार के कनखल से मैं बात करूं तो कनखल और मायापुर जो है हरिद्वार में, यहाँ से भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि हरिद्वार को जो है, हरिद्वार जो हमारा शहर है, जिला है आज की डेट में, इसको गेरुए रंग की सभ्यता का नगर भी कहा जाता है। हरिद्वार को गेरुए रंग की सभ्यता का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, सभ्यता का शहर या नगर कहा जाता है, ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से यहाँ पे गेरुए रंग की सभ्यता, गेरुआ रंग जो मिट्टी का होता है जिसमें मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, जो आज भी हम लेते हैं, मिट्टी के दिए या मिट्टी के कोई भी बर्तन, तो मिट्टी के मृद भांड ज्यादा मिले। इस प्रकार के साक्ष्य हरिद्वार के बहदराबाद से, कनखल से, मायापुर से, इन जगहों से प्राप्त हुए। इसीलिए भैया
हरिद्वार को गेरुए रंग की सभ्यता का नगर कहा जाता है। इसके अलावा पांडुवाला जो प्लेस है, देखिए पांडुवाला से भी हमको कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से प्लेस हैं जहाँ से पांडुवाला जो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसका उत्खनन 1983 में हुआ था। यहाँ से भी हमको जो है ऐतिहासिक काल के स्रोत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये था भैया हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उत्तराखंड राज्य के इतिहास के जानने के जो स्रोत थे आपके, जो हमारे पौराणिक स्रोत थे या जो हमारे साहित्यिक स्रोत थे, वो हमने देखा। इसके अलावा हमने पुरातात्विक साक्ष्य जो थे प्रागैतिहासिक काल के और ऐतिहासिक काल के, जिनसे पुष्टि होती है कि उत्तराखंड में सभ्यता रही होगी। उत्तराखंड का जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पुराना रहा है, इससे हमारा साबित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। उसके अलावा फिर हमारा ऐतिहासिक काल आ जाएगा, फिर हमारे डायनेस्टी वगैरह शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये रिवीजन क्लासेस आगे बढ़ते रहेंगी। आप इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी बहुत पहले से यानी कि पिछले 2-3 सालों से जो टेस्ट सीरीज आती हैं, यूके जी के टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और इसके अलावा हमारी जीएस की टेस्ट सीरीज, इनको आप जरूर फॉलो करना, जिसमें आपके प्रत्येक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में टेस्ट सीरीज आपसे डिस्कस करता हूँ। और बहुत ज्यादा फायदा आपको इन टेस्ट सीरीजों का मिलेगा। रिवीजन क्लास का तो आपको मिलेगा दोस्तों, और ये रिवीजन क्लास बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे आने वाले सभी ग्रुप सी एग्जाम के लिए। जो भी ग्रुप सी एग्जाम होने आपके, कनिष्ठ सहायक, मेट, सीजपाल, उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, तो सब में फायदा मिलेगा। तो इनको फॉलो करते रहिए। बाकी आपको जल्दी मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा। एप्लीकेशन पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्लासेस चल रही है। ठीक है, जहां पर आर मेंस जीएस की क्लास चल रही है। उसके अलावा आपका 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, कोर्स चल रहा है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। अभी देखिए आर जिनका मेंस है 26-27 अक्टूबर, उनके लिए टेस्ट सीरीज है। इनरोल करेंगे तो 50% ऑफ है अभी। इसमें भी 50% ऑफ चल रहा है आपका यूपी ट्रिपल एस 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में, अभी 10,000 ऑफर चल रहा है। और बाकी दोस्तों आपका एक और कोर्स आपके लिए होगा अभी, कॉम्बो कोर्स, जो कि मैंने शुरू किया है आने वाले सभी ग्रुप से एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट उत्तराखंड मिलेगी, सामान्य हिंदी मिलेगी, जीएस के कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगे, रीजनिंग होगी और कंप्यूटर वगैरह होगी। साथ ही कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी इसमें ऐड किए जाएंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज होगा उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम के लिए, कॉम्बो कोर्स, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जितना एक सब्जेक्ट की भी फीस नहीं है आपकी ऑफलाइन कोचिंग में, उससे कम में भी आपको ये कंप्लीट क्लासेज मिल जाएंगी सभी। इससे बेहतर कोर्स आपको पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दावा करता हूँ। और बहुत अच्छे से कोर्स ये डिजाइन किया गया है, तो आप लोगों को निश्चित इसका फायदा मिलेगा सभी एग्जाम्स के लिए। आपके बिल्कुल बेसिक इसमें क्लियर हो जाएंगे। बाकी जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।